हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज निफ्टी में मार्केट में बैंक निफ्टी में सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो ड्यूरिंग द डे निफ्टी वाज डाउन बाय 3% एंड बैंक निफ्टी वाज डाउन बाय 4%। और ये गिरावट लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रही है। कुछ दिनों से क्या, लास्ट 1.5 मंथ से मार्केट में लगातार गिरावट है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन मार्क हमेशा ऐसे आता है कि विवेक भाई कहीं मार्केट के पुराने वाले बेकार दिन वापस तो नहीं आ गए हैं, या मार्केट में क्या होगा, जिन स्टॉक्स में थोड़ा सा फायदा है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या, जिससे और नीचे मार्केट जाए तो हम वहां पर बाय कर सकें, या फिर मार्केट जब ऊपर जाए तो कब तक ऊपर जाएगी और अभी हमारे पास पैसे लगाने को नहीं है, वी आर ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड। तो अभी ऐसे में करना क्या चाहिए, मार्केट क्या रुख दिखाती है, क्या इंडिकेट करती है, चार्ट पैटर्न्स क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो यहां पर मार्केट में आगे चल के क्या लगता है, देखो जो होना था मार्केट में वो तो हो चुका, लेकिन आगे क्या और ज्यादा गिरावट रहेगी, क्या यहां से वापस से शार्प रिबाउंड आएगा, क्या मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन में रहेगी, क्या इवेंट्स आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है आपने लेना है। और साथ में ये मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी स्टॉक जितना मर्जी अच्छा हो, 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो 3% इनफ होता है, लेकिन अगर किसी स्टॉक पर आप किसी रीजन से जरूरत से ज्यादा बुलिश हैं तो 5% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा डिसीजन किसी स्टॉक को लेकर गलत हो भी गया, वोलेटिलिटी को लेकर, वोलेटिलिटी ज्यादा लंबे टाइम तक आ गई, या फिर जो अपसाइड मूवमेंट हम जल्दी सोच रहे थे अगर उसके आने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो हमारा पोर्टफोलियो पर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना आए। और सेकंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock हम एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने और आपके इन्वेस्टिंग स्किल्स एंड ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, रिच बन सकें फाइनेंशियली एंड अदरवाइज ऑल्सो। अदरवाइज के लिए हम सैटरडे को वीडियो बनाते हैं। तो यहां पर मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि निफ्टी में बैंकिंग इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका कितना यहां पर वेटेज है। तो मैंने एक ये nse-india.com पर जाकर निफ्टी 50 इंडेक्स का डिटेल निकाला, और उस डिटेल ये कब का अपडेटेड है, दिस इज अपडेटेड ऑन द November 30th 2021, यानी कि रिसेंटली 20 डेज बैक, जो मींस लेटेस्ट अपडेटेड फिगर्स हैं ये। अब यहां पर हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में यहां पर कितनी वेटेज है, 36.96%, यानी कि निफ्टी में 37% की जो वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज की है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जो मेन है वो बैंक निफ्टी ही है, और उसमें भी बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है। तो यहां पर अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू करती है तो निफ्टी अपने आप से ऊपर जाना शुरू कर देगी, इस चीज से ये पता चलता है। और अगर बैंक निफ्टी यहां पर नीचे जाना शुरू करती है और नीचे जाती है तो निफ्टी भी अपने आप से और बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है। ये चीज हमने समझ में आना चाहिए कि कौन सी कुछ कंपनीज के ऊपर या नीचे जाने से निफ्टी पर मेन इंपैक्ट आएगा, बैंक निफ्टी पर मेन इंपैक्ट आएगा। तो निफ्टी में 37% वेटेज बैंक निफ्टी की है। नाउ बैंक निफ्टी का भी मैंने यहां पर ये सेम डेटा ओपन कर लिया, दैट इज अपडेटेड एज ऑन 30th November 2021, मींस लेटेस्ट लास्ट मंथ वाला ही। उसमें अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी मेन वेटेज है, तो यहां पर 5 स्टॉक्स की मेन वेटेज है। एचडीएफसी बैंक 27%, आईसीआईसीआई बैंक 22%, स्टेट बैंक 13.89 मींस 14%, एंड कोटक महिंद्रा बैंक 13% 12.99, एंड एक्सिस बैंक 11%, इंडसइंड बैंक 4.41%। तो यहां पर 6 बैंक की जो हिस्से जो वेटेज है ऑलमोस्ट 94% है, क्योंकि जो बचे हुए हैं उनका ऑलमोस्ट 6% के आसपास ही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2%, बंधन बैंक 1.5%, फेडरल बैंक 1.4% एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.15%। सिर्फ इतनी ही हिस्सेदारी है बाकी की। तो 6 बैंक्स की हिस्सेदारी यहां पर बैंक निफ्टी में 94% के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी ही। अब अगर ये 6 बैंक्स यहां से ऊपर चलना शुरू कर देते हैं तो यहां पर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो फिर निफ्टी ऊपर जाएगी, क्योंकि निफ्टी में
40% हिस्सेदारी बैंक निफ्टी की है। और वैसे भी जब बैंक निफ्टी ऊपर चलती है तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज हैं अदर देन बैंक्स, वो भी अपने आप से साथ में ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज हमेशा से देखी गई है। यहां पर सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे समझाने के लिए, हम यहां पर निफ्टी के चार्ट्स को भी देखेंगे कि कितने परसेंट गिरावट आई है, और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को भी देखेंगे कितने परसेंट गिरावट आई है, और इतनी गिरावट आने के बाद में जब जब पास्ट में इतनी गिरावट आई हो उसके बाद आगे चल के क्या रिजल्ट आता है। तो हमने ये फिगर्स अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम एक बार चार्ट की तरफ चलते हैं, और ये मैंने यहां पर निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, और निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें कि रिसेंट हाई से जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ को आई है वो अभी कितनी आई है। आज ड्यूरिंग द डे जो लो बना था वहां तक अगर हम टॉप से लेकर की गिरावट देखें देन दिस इज 11.76% का फॉल हुआ है। कब से कब तक? ये हमारा 19 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक, यानी कि लास्ट 2 मंथ्स में। तो लास्ट 2 मंथ्स में 11.76%, ऑलमोस्ट 12% का फॉल है। इससे पहले इतना फॉल कब देखा गया था? इससे पहले यहां पर एक रिट्रेसमेंट थी 8.19% की, और इसमें कितना टाइम लगा था? इसमें भी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का ही टाइम लगा था, फरवरी एंड मार्च में, और ये 8.19% का फॉल था। उससे पहले 8% का फॉल था जो शार्प फॉल था एंड इमीडिएटली यहां से रिबाउंड हो गया था। इससे पहले 8% का फॉल था, इससे पहले 10.74% का फॉल था। तो जब से ये हमारे कोरोना के बाद से यहां से रैली आनी शुरू हुई है, यहां पर बार बार रिट्रेसमेंट देखी गई है, एंड बार बार कितनी रिट्रेसमेंट होती है? वही 10, 8, 9% के आसपास, 8% से लेकर 11% तक की यहां से गिरावट होती है, और उसके बाद में मार्केट फिर से चलना शुरू कर देती है। तो कितनी बार गिरावट आई? 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5th टाइम। इससे पहले कितनी कितनी गिरावट आई है? 8%, 8%, 8%, और उससे पहले 11%। दिस टाइम दिस इज 11.76%। अब जो कोविड से पहले का टाइम था उससे पहले जनरली कितनी गिरावट आती थी और वापस से मार्केट रिबाउंड करती थी, वो समझते हैं। 11.73% इससे पहले आई जुलाई 19 में, और सितंबर 18 में, यानी कि जुलाई 19 से सितंबर 9 मंथ्स बैक 14.57%, उससे पहले 10.90%, यानी कि यही एक एवरेज है। 10-12% की गिरावट आना, 8% से लेकर 12% तक, 8% से 12% के बीच में गिरावट आना और फिर से ऊपर चल देना। इससे पहले नवंबर 16 में कितनी गिरावट आई? 11.68%। अब इससे पहले यहां पर 2015 में एक बड़ी गिरावट आई थी, दैट वाज 24%। तो 24% यहां पर कितने साल की हम बात कर रहे हैं? हम कितने साल पीछे तक पहुंच गए हैं? हम यहां पर ऑलमोस्ट 6.5 years बैक हैं। अब 6.5 साल में जो मैक्सिमम गिरावट देखी गई है वो कितने परसेंट है? इससे पहले भी हम यहां तक चले जाते हैं, हम मई 12 तक पहुंच गए कि मई 12 में 15% गिरावट थी, और उसके बाद में जुलाई 13 में 17% गिरावट थी, फिर 24, 11, 10, 14, 11, 12, 11, 8, 9 एंड दिस टाइम दिस इज 11.76%। सो दिस इज अ नॉर्मल फॉल। टाइम एंड अगेन इतना फॉल हमेशा आया है, और जब भी इतना फॉल आया उसके बाद क्या रिजल्ट आया हमारी आंखों के सामने। तो इतना बड़ा फॉल कितनी बार आ चुका है, एक्सेप्ट जो हमारा 15 में आया था। 15 का फॉल 15% के बदले 12% के बदले थोड़ा सा बढ़ गया था, 24% तक पहुंच गया था। लेकिन उससे पहले यहां पर मई 12 में आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दिस इज 12th टाइम। लास्ट कितने सालों में? लास्ट 10 years में 12 बार, 12 टाइम्स 8% से ज्यादा एंड अप टू 14-15% तक के फॉल आए हैं, एंड एवरी टाइम इट हैज बाउंस बैक। अब मैं इस कोरोना वाले इंस्टेंस को क्यों इग्नोर कर रहा हूं? क्योंकि कोरोना वाला एक पैनिक के सिचुएशन में आया जो 10 साल में एक बार गिरावट आती भी है। 2008 में इस तरह की गिरावट आई थी, फिर वहां से रिबाउंड किया था, शार्प रिबाउंड किया था। अब 10 साल के पीरियड में ये जनरल टेंडेंसी है। अब जिस किसी ने भी इतनी गिरावट के बाद मार्केट में अपना डर के मारे माल निकाला है, उसका क्या हश्र हुआ होगा, क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो हम सबके सामने हम खुद समझ सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया होगा। 15%, 17%, 24, 11, 10 और यहां पर 24% जो गिरावट आई। अब ये क्वेश्चन आता है, विवेक भाई दिस टाइम इतनी गिरावट भी तो आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? तो मैं आपको बता दूं, ये वो टाइम था जिस टाइम पर इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स की हालत सबसे ज्यादा बेकार थी। यहां पर
बैड डेट्स आने शुरू हो गए थे जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में। उसके एक साल के बाद से बुक्स की, बैंक्स के बुक्स की क्लीनिंग स्टार्ट हुई थी और यहां पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे थे कि मोदी सरकार के आने के बाद में बैंकों की हालत देखो क्या हो गई है। जबकि बैंकों की हालत तब तो ठीक होनी शुरू हुई थी, तब तो उस कैंसर का इलाज होना शुरू हुआ था जो उससे पहले एक्यूमुलेट हो रहे थे जितने भी ये बैड डेट थे। बैड डेट कभी भी एक साल में नहीं बनते, बैड डेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं, उनमें 5 6 7 साल लगते हैं और इतने बड़े लेवल पर एक साल में कभी बैड डेट नहीं बन सकते। तो यहां पर जो 24% की गिरावट थी मई 2015 में, इस टाइम पर अगर हम बैंक निफ्टी में देखें कितनी गिरावट थी तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा। यहां पर बैंक निफ्टी में 35.58% की हिस्सेदारी थी, तो यहां पर इतनी गिरावट थी। अब ये क्योंकि यहां पर बड़ी गिरावट थी, इसकी वेटेज शुरू से ही ज्यादा रही है, तो निफ्टी में भी इसका ज्यादा इंपैक्ट आया। उसके बाद जब बैंक्स क्लीन होने शुरू हो गए तो बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया उसके बाद आप एक बार वो भी देख लेते हैं। यहां पर 35% गिरा था अगस्त 2015 में, इस पीरियड में 2015 एंड 16 में। उसके बाद 14% का गिरावट आई लेकिन वापस से रिबाउंड किया, फिर 14% की गिरावट थी, रिबाउंड किया, फिर 14% की गिरावट थी, फिर रिबाउंड किया। यानी कि 14% एज ए बेंचमार्क बन गया है जैसे। फिर 16% की गिरावट थी, फिर बाउंस किया, फिर ये कोरोना वाला फॉल आया, लेकिन उसके बाद में वापस से एक डिप, 21% बाउंस बैक, 19% बाउंस बैक, 19% बाउंस बैक और वापस से अभी कितना गिरावट आई है, अभी भी 19% की ही गिरावट है। यानी कि जितना लास्ट 10 इयर्स में हर बार एक मेजर रिट्रेसमेंट होती है या तो 2 साल में एक बार या 1 साल में 2 बार या 1 साल में एक बार, उतनी गिरावट बैंक निफ्टी में भी हो गई है और यहां पर निफ्टी में भी हो गई है। एंड यहां पर जितनी बार भी ये गिरावट हुई है, अगर यहां पर डर के मारे किसी ने बेचा होता तो उसका क्या अंजाम होता हम सबके सामने, समझदार है, पढ़े लिखे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है, इतनी गिरावट मार्केट में आना एक आम बात है। दिस इज द पार्ट ऑफ द वॉलेटिलिटी, दिस इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट मूवमेंट, मींस दिस वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट मूवमेंट। तो यहां पर अगर ये गिरावट नहीं आएगी तो कमजोर हाथ बाहर कैसे निकलेंगे, कमजोर इन्वेस्टर्स बाहर कैसे निकलेंगे और स्ट्रॉन्ग हैंड्स कैसे इसको परचेज करेंगे। तो इस तरह के झटके बार बार दिए जाते हैं, आंखों के सामने हैं। मींस ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी ऑप्टिमिज्म में बात कर रहा हूं, दीज आर द रियलिस्टिक नंबर्स जो आंखों के सामने हैं, एक्चुअल नंबर्स हैं। अब बात यह है कि विवेक भाई इस बार भी बैंक निफ्टी यहां से और ज्यादा नीचे जा सकती है क्या? देखो यहां पर इस तरह के चांसेस नजर नहीं आते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि हम एक बार जिन स्टॉक से बैंक निफ्टी बनती है उन स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, SBI, Kotak Mahindra Bank and Axis Bank. These 5 banks are constituting more than 90% of the weightage in बैंक निफ्टी। तो यहां पर 90% हिस्सेदारी सिर्फ 5 बैंकों की है। अब अगर हम यहां पर screener.in पर चले जाएं, यहां पर screener.in में जाकर देखते हैं एचडीएफसी बैंक के एक बार नंबर्स देखते हैं और यहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। सिर्फ 2 चीजें देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जो यहां पर इनका नेट प्रॉफिट है एचडीएफसी बैंक का, दैट इज द हाईएस्ट एवर, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स के जो यहां पर रिजल्ट्स हैं, जो नेट प्रॉफिट है, दैट इज हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं। फिर हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो सेकंड नंबर पर है वेटेज में। आईसीआईसीआई बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है दैट इज हाईएस्ट एवर एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रिजल्ट है दैट इज आल्सो हाईएस्ट एवर। फिर देखते हैं हम कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो यहां पर रिजल्ट निकल कर आता है वो कितना है? Quarterly result is the highest ever 2989 and trailing 12 months result is also highest ever 9986। फिर हम देखते हैं यहां पर SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स क्या कहते हैं? क्वार्टरली रिजल्ट्स 8890 मींस हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखते हैं, दिस इज आल्सो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इन लास्ट 12 इयर्स 10 इयर्स। उसके बाद में एक और बचा हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने शायद देख लिया था, कोटक महिंद्रा बैंक, एक बार दोनों ही फिर से देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट कितना है? 3388 एंड यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस मींस ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 10,004 करोड़। तो यहां पर जो ये 5 बैंक्स हैं जिनसे मिलकर हमारा बैंक निफ्टी बनता है, ये पांचों के पांचों हाईएस्ट एवर नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट में। और हाईएस्ट एवर पोस्ट करने के बाद में ये क्रैश हो जाएंगे ऐसा नहीं होता। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम साथ में इनके एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी देख लेते हैं, वहां और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं। ऐसा तो नहीं है ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पर चल रहे हैं कि वहां से तो क्रैश होने जरूरी ही है। तो एक बार टेक्निकल चार्ट्स भी देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट्स इन सारे बैंकों का क्या कहता है। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे तो एचडीएफसी बैंक का
कभी बिल्कुल भी ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। एचडीएफसी बैंक इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट द सेम लेवल वेयर इट वाज ट्रेडिंग 1 ईयर बैक नवंबर 20 में। तो यहां पर एक चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, एक सपोर्ट पर भी यहां पर ये स्टॉक आ गया है जहां ये कंसिस्टेंट सपोर्ट ले रहा है और यहां से ऊपर जाना भी बनता है। तो ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। दूसरा हम यहां पर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक क्या कहता है? आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर से नीचे आ गया है एंड इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट दिस लेवल। ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है बट दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जहां पर पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट आई, फिर सपोर्ट आई, अभी भी ये यहां पर सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है बाय द वे, और ऊपर से अच्छा खासा रिट्रेस हो चुका है। तो यहां पर भी ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक, 1 ईयर ओल्ड प्राइस पर ही ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में क्या रिजल्ट निकल कर आता है? एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक इज नॉट ट्रेडिंग एट द हायर लेवल, इट इज ट्रेडिंग एट 6 ईयर ओल्ड प्राइस, इवन 6.5 ईयर्स ओल्ड प्राइस। तो ये भी बिल्कुल भी ऊपर के प्राइस पर नहीं है। फिर एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई किस लेवल पर ट्रेड करता है? एसबीआई हैज कम डाउन टू द सपोर्ट अगेन, कि जो पहले इसका रेसिस्टेंस था सेम लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये भी ऊपर नहीं है और बिल्कुल भी ऊपर नहीं है। अगर आप इतने पुराने नंबर्स भी देखो, यहां से भी देखोगे, यहां से भी देखोगे, कितनी उछाल आई है, कुछ भी नहीं। मींस 2014 में किस प्राइस पर था और अभी किस प्राइस पर है, अगर हम इस चीज को भी एक बार देख लें, यहां से लेकर यहां तक कितने साल हो गए? 14 से लेकर 21, 7 ईयर्स, कितने परसेंट अपसाइड है? जस्ट 33%। और कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? बुक्स आर क्लीन्ड, वी आर पोइज्ड टू गो अप इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंशन और क्वालिटी, हर तरीके से। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। फिर हम एक और लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, जो फिफ्थ है। फिफ्थ को अगर हम देखें एक बार, ये कहां ट्रेड कर रहा है? इट हैज ऑल्सो कम डाउन यार, इट इज ट्रेडिंग एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो प्री पेंडेमिक लेवल का सपोर्ट था। तो किसी भी तरीके से यहां पर क्या नजर आता है? बैंक निफ्टी यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। और किस तरीके से सपोर्ट पर है? यहां पर एक बार रिट्रेसमेंट के साथ में हम सपोर्ट भी देख लेते हैं। यहां ये सपोर्ट लेवल है, जो रेसिस्टेंस था, फिर रेसिस्टेंस था, फिर यहां पर सपोर्ट बना, सेम सपोर्ट बना एंड इट इज अगेन टेकिंग ए सपोर्ट। सपोर्ट कैसे ले रहा है? बिकॉज ड्यूरिंग द डे इट हैज बाउंस्ड बैक, इंट्राडे से वापस गया है। अदरवाइज अगर आप इस वीक को देखो, ड्यूरिंग द डे इट हैड कम डाउन अप टू 34,030 लेवल एंड इट हैज क्लोज्ड एट 34,439, मींस 400 पॉइंट्स की यहां से अपसाइड रही है। एंड निफ्टी हैज आल्सो बाउंस्ड बैक ड्यूरिंग द डे, नीचे तक, काफी नीचे तक गया था। व्हाट वाज द लो ड्यूरिंग द डे? द लो वाज 16,410, यहां तक था और उसके बाद में कहां जाकर क्लोज हुआ? 16,614, यानी कि 200 पॉइंट्स का यहां से रिकवरी हुई इंट्राडे में। तो ये सारे लेवल्स हैं और उन सब के साथ में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बजट इज ऑन द वे नाउ। 1 फरवरी 2022 को बजट आएगा। 50 डेज बचे हैं और 50 ट्रेडिंग डेज नहीं है। इन डेज में बीच में छुट्टियां भी हैं, सैटरडे संडे जो आनी ही हैं। जो ट्रेडिंग सेशंस हैं दोज आर ओनली 40 ट्रेडिंग सेशंस। यहां से रिकवरी मेरे हिसाब से तो साफ साफ नजर आती है। और मेरे हिसाब से क्या, आप इस डेटा को देखकर तो देखो कि कितनी गिरावट के बाद मार्केट में हमेशा बाउंस बैक आता है। दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बिटवीन 8% टू 12-13%। यहां पर 12% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। अगर और ज्यादा भी दिखती है 1-2%, लेकिन ना, जो मेजर गिरावट थी आ चुकी है यहां से। उसके बाद क्या होता है? हमेशा रिकवरी आती है। 2-3-4 मंथ्स में अच्छे दिन नजर आते हैं। और जो स्टॉक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से ज्यादा टूटे हैं, क्योंकि वो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, वो उतनी ही स्पीड से रिकवर भी होते हैं। हाई बीटा स्टॉक्स उनको कहते हैं जो मार्केट के किसी भी डायरेक्शन में जाने से और ज्यादा तेज उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो अगर निफ्टी 2% डाउन है, वो स्टॉक 4%, 3% डाउन होते हैं, मींस मोर देन 2% डाउन होते हैं। और अगर इंडेक्स 2% अप है तो वो स्टॉक 2% से ज्यादा अप होते हैं, उनको हाई बीटा स्टॉक्स कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी रिटेलर्स काम करते हैं उनमें हाई बीटा स्टॉक्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लो बीटा स्टॉक रखते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो हाई बीटा स्टॉक्स रखते हैं। तो ये सब चीजों का एक मिक्स होता है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो में 5% से ज्यादा एक स्टॉक में कभी नहीं लगाना चाहिए। मार्केट में जब हम इस तरह की सारी स्टडी करके काम करते हैं ना, तो डर नहीं लगता। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल के
इस इंडेक्स की, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंडेक्स की मूवमेंट को अगर नहीं देखते तो क्या डर नहीं लगता? फिर डर लगता। लेकिन अभी देखने से क्या पता चलता है कि इतनी गिरावट के बाद हमेशा मार्केट ऊपर जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में गिराने के भी रीजंस क्रिएट किए जाते हैं और मार्केट को वापस ऊपर उठाने के भी रीजंस क्रिएट किए जाते हैं। अभी गिराने के रीजंस क्रिएट हो चुके हैं, अब ऊपर आने के रीजंस क्रिएट होंगे। आप देखते जाओ, मजे लेते जाओ। यहां पर मजे कैसे आएंगे? मजे आएंगे यहां पर स्टॉक मार्केट को स्टडी करके मार्केट में पैसे लगा के उनको अच्छी कंपनीज को एनालिसिस करके होल्ड करके वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करते हुए एवरी ईयर 40% कमा के। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।